वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के एक बिल्कुल नए टॉपिक में। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आज हम करने वाले हैं जो कि क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। और ये पूरा ही सिलेबस हमारा इस बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे साइकोलॉजी को लेकर कि सर साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करा दी जाए। तो आप लोगों के ही डिमांड पर हम लोगों ने एक नया बुक का एक साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th के लिए आज से शुरू कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी स्टडी का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसके अंदर हम जानेंगे मनोविज्ञान क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th का। ठीक है, जिसके टॉपिक्स रहने वाले हमारे यहाँ पे मनोविज्ञान की उत्पत्ति। तो मनोविज्ञान होता क्या है, उसकी कैसे उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीजों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। उसके बाद हम जानेंगे मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे मनोविज्ञान का विकास। ठीक है, मनोविज्ञान का विकास क्या है, किस तरीके से इसका शुरुआत हुई, किस तरीके से, और प्रश्न कैसे कैसे हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में, तो हम जानेंगे भारत में मनोविज्ञान का विकास। ठीक है, तो भारत में मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ है, हम इस टॉपिक को भी देखेंगे। देन हम बात करेंगे आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाएं। ठीक है, यानी कि आधुनिक जो मनोविज्ञान का जो विषय चल रहा है उसके अंदर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मनोविज्ञान से रिलेटेड है, जो मनोविज्ञान से संबंधित है। देन हम बात करेंगे मनोविज्ञान की शाखाओं का। ठीक है, तो कितने ब्रांचेस है मनोविज्ञान की, ब्रांचेस साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो कितने भागों में ये विभाजित है, हमें कौन कौन से भाग इसको पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। देन हम बात करेंगे कार्यरत मनोवैज्ञानिक क्या होता है। ठीक है, लास्ट का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे, और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हो तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप एग्जाम में मनोविज्ञान, जितने भी बच्चों के पास मनोविज्ञान का विषय है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं टॉपिक समझने में दिक्कत आती है, तो आज की वीडियो के बाद आपको वो सारा टॉपिक आपका एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 1 मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लाइन बताता हूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम भी बहुत नजदीक आने वाले हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले हम उस लाइन के साथ, एक्चुअली ये एक सॉन्ग का एक छोटा सा पार्ट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने आज ही सुना था। ठीक है, कि ये लाइन था कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे वक्त के हाथों में ही हम सबकी लकीरें होती है, हम सबका तकदीर वक्त के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जो टाइम है हमारा, जो वक्त है वो धीरे धीरे जा रहा है। तो जितने ही बच्चे हैं एकदम सारी चीजों को छोड़कर अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर लो। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना वाला हूं आज के टॉपिक में। मनोविज्ञान की उत्पत्ति पहला टॉपिक हम बात करेंगे कि क्या होता है मनोविज्ञान। ठीक है, उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो अगर आप देखोगे साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसको, मनोविज्ञान को अगर हम डिवाइड करें, साइकोलॉजी को अगर हम पार्टों में डिवाइड करें, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा या मन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, साइकी का मन क्या होता है, आत्मा या मन। उसके बाद लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे, इन दोनों को अगर हम जोड़ दे, तो क्या निकल के सामने आएगा, यानी कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, जिसके अंदर हम, मतलब मनोविज्ञान के अंदर हम आत्माओं का अध्ययन करते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, हम किस तरीके से किसी चीज को रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से हम अपना रिएक्शन देते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी रहने वाला है उसके अंदर हम मनोविज्ञान के अंदर ही इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और एक कुत्ता मुझे मतलब घूर घूर के देख रहा है, तो मुझे उस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। तो ये हमारा मन कहता है कि अमर तुझे भागना चाहिए, यानी कि अगर वो कुत्ता हमें देख के बहुत देर से देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो हम पे भौंकने वाला है, और हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, हमें उस सिचुएशन में बिल्कुल आप जितनी तेज भाग सकते हो आपको उतनी तेज भागना है। ठीक है,
तो यही सारी सिचुएशंस होती है मनोविज्ञान में, हमें किस तरीके से हम सिचुएशन को देख के रिएक्ट करते हैं, सामने वाला हमसे बात कर रहा है तो वो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसके चेहरे से हम पता कर सकते हैं कि नहीं, ये बंदा हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। हम लोगों के बिहेवियर से जान सकते हैं कि ये हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती है, ये सारी क्रियाएं जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये मनोविज्ञान में ही हमें देखने को मिलते हैं, और मनोविज्ञान की सहायता से हम ये जानने में बिल्कुल इजी वे में हम जान सकते हैं कि कोई मतलब किसी भी पर्सन का आप रिएक्शन जान सकती हो कि इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद नहीं है, इसको किस चीज से डर लगता है, इसको किस चीज से डर लगता है। तो ये सारी चीजें हम मनोविज्ञान के अंदर ही पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मनोविज्ञान के अंदर हम क्या जानेंगे, हम उसकी कुछ शाखाओं की भी बात करेंगे। तो हर एक शाखाओं में डिफरेंट डिफरेंट हमारी स्टडी करने को मिलती है, हर एक चीज का हमें पर्टिकुलर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अपने कॉन्सेप्ट जो है हमारा मनोविज्ञान क्या है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे 11th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो अभी हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करी, जिसमें हमने बात करी कि मनोविज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा है। एक होता है साइके, जिसका अर्थ होता है आत्मा या मन, ठीक है, और एक होता है लोगस, तो इसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि मन का अध्ययन कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो आत्मा का अध्ययन, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो मनोविज्ञान कहते हैं। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए 1 या 2 नंबर में, तो आपको किस तरीके से आंसर करना है, आप किस तरीके से बिल्कुल इजी वे में आंसर कर दोगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है। देखिए, जब मनोविज्ञान का अर्थ की बात हुई तो आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है, आप ये वाली लाइन बिल्कुल हूबहू उठा के एग्जाम में लिख सकते हो। मनोविज्ञान का अर्थ, देखो, मनोविज्ञान को औपचारिक रूप एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान को हम औपचारिक विज्ञान के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं, ठीक है, जो विभिन्न संदर्भों में मानसिक प्रक्रियाओं, ठीक है, जो क्या करता है, जो विभिन्न संदर्भों में मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहारों का अध्ययन करता है, ठीक है। मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि मनोविज्ञान क्या करवाता है, तो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का, हमारी मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, हमारे अनुभव क्या होते हैं और हमारे व्यवहारों को किस तरीके से ये परिभाषित करता है, तो उसके सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान के अंदर, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, अनुभव क्या होता है और व्यवहार क्या होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम मानसिक मनोविज्ञान का अर्थ जानेंगे मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में, उसके बाद हम जानेंगे अनुभव क्या होता है मनोविज्ञान का, मतलब उसके रूप में, ठीक है, और व्यवहारों के रूप में मनोविज्ञान क्या होता है। तो अब हमें इन तीनों चीजों से, इन 3 टॉपिक से हम मनोविज्ञान को और अच्छे से परिभाषित करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर आप देखोगे, यहाँ पे एक नया टॉपिक निकलकर सामने आता है, मनोविज्ञान का विकास, ठीक है। मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ था, ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी आ सकते हैं, किस तरीके से मनोविज्ञान का विकास हुआ था। एमसीक्यूज में आपको वो एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। देखो, मनोविज्ञान का विकास जब हम इसकी बात करते हैं, तो मनोविज्ञान एक नवीन विषय है, ठीक है। उसके बाद इसका इतिहास लगभग 130 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है आपको बताना है, मनोविज्ञान कितने वर्ष पुराना है, 130 वर्ष पुराना है और एक नवीन विषय है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आप इजी वे में करते रहो, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं बस उसको आपको ध्यान लगाकर सुनना है। अगर आप सुन लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो विकास की हम लोग बात कर रहे थे, तो विकास में हमने बताया मनोविज्ञान एक नवीन विषय है, जिसका इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 130 वर्ष पुराना है, ठीक है। पहली प्रयोगशाला कब हुई थी मनोविज्ञान से संबंधित, पहली प्रयोगशाला देखो जर्मनी के लिप्जिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इसकी फर्स्ट प्रयोगशाला यानी कि फर्स्ट प्रैक्टिकल मनोविज्ञान से रिलेटेड किया गया था। कौन सा, कहां पे किया गया था फर्स्ट प्रयोगशाला, तो आपको बताना है लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी, ठीक है। उसके बाद वर्तमान समय में मनोविज्ञान की स्वीकृत परिभाषा क्या है, तो मनोविज्ञान की स्वीकृत परिभाषा क्या दी गई है वर्तमान समय में, ठीक है। प्रेजेंट वे में अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो किस तरीके से इसकी एक एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जो होती है उसकी बात की गई है, यानी कि मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में बताया गया है, मनोविज्ञान को फिर मन के विज्ञान के रूप में बताया गया है। यानी कि आप देखोगे मनोविज्ञान एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, मनोविज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप सारी चीजों का अध्ययन करते हो, चाहे वो
सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में हो, सांस्कृतिक मनोविज्ञान के रूप में हो, तो सारे टॉपिक को आपको इसमें क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी हमने बात करी मनोविज्ञान क्या, तो आत्मा के विज्ञान के रूप में हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में भी हम पढ़ते हैं, सेम चीजें हो गई। मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी चेतना होती है, सामाजिक चेतना हो गई या पारिवारिक चेतनाएं हो गई, चिंतन जो हमारा होता है, उस विज्ञान के रूप में हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, मनोविज्ञान को हम बिहेवियर के रूप में पढ़ते हैं। सपोज मेरा बिहेवियर सबको लेकर एक जैसा नहीं रहेगा। सपोज मैं किसी को मैं किसी को पसंद करता हूं तो मेरा बिहेवियर उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे कोई नहीं पसंद तो मेरा बिहेवियर वहां पे कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लोगों की मेंटेलिटी होती है। जो हमारा सोशल समाज है, यानी कि जो हमारा समाज है, उसमें लोगों को बहुत ही डिफरेंट बिहेव से ट्रीट किया जाता है। सपोज कोई बच्चा, जैसे कि दिल्ली वाले लोग क्या करते हैं, जो बच्चे बिहार से होते हैं तो उनको एक अलग वे में देखते हैं कि यार ये बिहार से है। ठीक है, कोई माइनॉरिटी होता है तो उसको अलग वे में देखते हैं कि यार आप माइनॉरिटी हो। ठीक है, तो इस वे में जो लोगों का बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में थोड़ा डिफरेंट रहता है ना। तो उसके भी अध्ययन हमें ये मनोविज्ञान के अंदर करना पड़ता है कि हम किस तरीके से व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के विज्ञान के रूप में हम मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, मनोविज्ञान को हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे और टॉपिक हम इस वे में कवर करेंगे, आपको भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो जितने भी ऑडियंस हमारे, जितने भी बच्चे हमारे 11th क्लास मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, उनका टॉपिक बहुत अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा। अब मनोविज्ञान का अध्ययन की हम बात करने वाले हैं, तो किस वे में, मैंने आपको 3 बताया था। पहले हम बात करेंगे मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में। ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको। तो देखोगे मानसिक प्रक्रियाएं एक स्तर पर मस्तिष्क की गतिविधि से परिलक्षित होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है वो एक स्तर पर हमारे मस्तिष्क पे, यानी कि हमारे हेड पे डिपेंड करती है। हमारे मस्तिष्क की जो गतिविधि होती है, हम किस तरीके से सोचते हैं, हम किस तरीके से सोच कर काम करते हैं, हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी मानसिक प्रक्रियाओं के अंदर ही आती है। हालांकि ये दोनों एक ही चीजें नहीं है, ये एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी मानसिक क्रियाएं होती है और जो मस्तिष्क की क्रियाएं होती है, ये एक दूसरे पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि कोई कुत्ता हमें, मतलब हम कहीं जा रहे हैं और गली में कुत्ता है और बहुत डेंजरस है वो, उसके बारे में भाई ये बहुत काटता है, और वो हमें ऑटोमेटिकली बहुत कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहा है, तो हमें ये, हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, तुम्हें उस, मतलब वहां से मत जाओ, वहां पे खतरा है, हमें वहां से भाग जाना चाहिए। तो हमारे साथ ऐसी सिचुएशन बहुत होती है, आप लोगों के साथ भी होती होगी। जब आप कहीं बाहर खेलने जाते हो, लेट हो जाते हो और आप ये सोचते हो कि यार अब घर जाऊंगा तो मम्मी मारेगी, ठीक है, घर जाऊंगा तो पापा मारेंगे, है ना, इस वे में। तो ये सारा चीजें हमारी मस्तिष्क की जो क्रियाएं होती है, वो हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमें बताता है कि नहीं, किस तरीके से हम मनोविज्ञान के रूप में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस रूप में हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट हमने बात किया मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में। उसके बाद हम बात करेंगे अनुभव के रूप में मानसिक मनोविज्ञान का अध्ययन। अनुभव के रूप में हम किस तरीके से मनोविज्ञान को पढ़ सकते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु या कार्य के बारे में ज्ञान की प्राप्ति ही अनुभव है। ठीक है, क्या कहता है, आपको डेफिनेशन बिल्कुल इजी लगेगी। किसी भी वस्तु, यहाँ पे वस्तु की बात की गई है, उसके बाद कार्य के रूप में। ठीक है, किसी भी वस्तु या कार्य के बारे में ज्ञान ही अनुभव कहलाता है। देखिए, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, कोई, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें खेलने से पहले हमें अनुमान लगाया जाता है कि यार जैसे सामने वाली टीम ने 200 रन का स्कोर किया है, तो हम किस तरीके से हम बैटिंग लाइनअप को भेजें, किस तरीके से हमें खेलना चाहिए कि हम 200 रन आसानी से चेस कर ले, हमारे विकेट ना गिरे। तो ये उनका जो अनुभव होता है, उस चीज को लेकर अनुभव, ठीक है, उस चीज के बारे में प्रॉपर ज्ञान, उस चीज के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, तो हम उसको ही हम अनुभव कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बात की गई है ज्ञान प्राप्ति ही, इसमें मतलब आगे बताया गया है ज्ञान प्राप्ति ही अनुभव है। किसी चीज का ज्ञान, अगर आपको कोई चीज आप करने वाले हो, अगर आप उसको करने से पहले अच्छे से ज्ञान ले लेते हो, तो वही आपका अनुभव कहलाता है मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में। जैसे आप ट्यूशन जाते हो, ऑफलाइन ब्रांचों में आप पढ़ने जाते हो, तो आप उस ट्यूशन के बारे में पूरी डिटेल लेते हो। ठीक है, डिटेल लेते हो कि कौन से टीचर क्या पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, वीक में कितने दिन क्लासेस होती है। तो आप उस
एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूरी नॉलेज लेके ही उसके पास जाते हो, तो ये आपका मनोविज्ञान एक अनुभव के रूप में प्रभाषित यहाँ पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार के अध्ययन के रूप में। व्यवहार के अध्ययन के रूप में क्या, बिहेवियर के रूप में, किस तरीके से उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध के रूप में किया जाता है, ठीक है, जो आंतरिक या बाहरी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि बिहेवियर एक आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है, ठीक है। आंतरिक किस तरीके से, तो आंतरिक में हम अपने जेस्चर को यूज कर सकते हैं किसी चीज को बताने के लिए, हम अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं किसी चीज को दर्शाने, किसी चीज को बताने के लिए। लेकिन बाहरी की बात करें तो हम रिएक्ट कर सकते हैं, हम उसको स्माइल कर सकते हैं, कुछ भी बाहरी क्रियाएं जो होती है हमारे बिहेवियर की, यानी कि किसी ने मुझे अच्छा रिस्पेक्ट दिया, अच्छे वे में मुझे इंट्रोड्यूस कराया किसी के सामने, तो मैं उसको बहुत अच्छे वे में रिप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके का हमारा आंतरिक और बाहरी क्या होता है, व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो टॉपिक बहुत इजी है, अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी तक जितने ही हमने बात करी, हमने मनोविज्ञान के अर्थ को जाना, ठीक है, उसके विकास को जाना, उसके बाद हमने उसके अध्ययन को जाना, कितने प्रकारों के, 3 प्रकारों के अध्ययन की हमने बात करी है अभी तक। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। ये चीज क्या है, मनोविज्ञान क्या है, या एक प्राकृतिक विज्ञान है या एक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। तो इसको हमें जान लेते हैं, दोनों के वे में हमें इसको जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। देखिए आज मनोविज्ञान की 2 धाराएं हैं। पहली कौन सी, एक जो भौतिक और जैविक विज्ञान में विधि का उपयोग करता है, और दूसरा जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का उपयोग करता है। पहली 2 धाराएं कौन सी है, पहली 2 धाराओं की बात कर लेते हैं। तो पहली हमारी ये हो जाएगी जो हमारा भौतिक, ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, भौतिक और जैविक विज्ञान को दर्शाता है, ठीक है। दूसरा हमारा किस चीज को बताता है, तो दूसरा हमारा बताता है सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो 2 धाराएं हैं कौन कौन सी है, तो एक प्राकृतिक हो जाएगी और एक हो जाएगी सामाजिक। यह भी इंट्रो था इस टॉपिक का। अब हम इसकी 2 धाराओं की बात करेंगे, ठीक है। देखिए पहली धारा कौन सी है, पहली धाराओं में हम बात करेंगे एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, ठीक है। एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में क्या होती है, तो इस तरीके से जैसे डेस्कार्टस और बाद में भौतिकी के विकास से प्रभावित मनोविज्ञान, ठीक है, जिसमें हाइपोथेटिको डिटेक्टिव मॉडल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान के रूप में एक कौन सा मॉडल था, तो हाइपोथेटिक डिटेक्टिव मॉडल दिया गया था, जिसको कहलाने वाले के बाद विकसित हुआ, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी ऊपर, थोड़ा ऊपर हम आएंगे तो ऊपर मैंने देखो यहाँ पे दिया गया है, एक है भौतिक का, तो यानी कि भौतिक से रिलेटेड जो मॉडल था वो कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा हाइपोथेटिको डिटेक्टिव मॉडल, ठीक है, जिसको किसने दिया था, जो दिया था हमारा डेस्कार्टस ने, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, इसका उपयोग करके सीखने, स्मृति, ध्यान, धारणा आदि के सिद्धांत विकसित किए गए हैं। इस मॉडल से हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल से हम लोग हमारी स्मृति, हमारी ध्यान, हमारी धारणा, इन सब के सिद्धांत को हम विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 धाराओं की हम बात कर रहे थे। पहली धारा हमारी भौतिक थी, तो भौतिक में हमने एक मॉडल की बात करी जो है हाइपोथेटिक, ठीक है, डिटेक्टिव मॉडल, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम स्मृति, ध्यान, धारणा, इन सारी चीजों को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मनोविज्ञान में अधिकांश शोध इसी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। मतलब इस साइकोलॉजी में जितने भी हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल हमारे इन 3 पॉइंटों पर ही डिपेंड करते हैं। आपको इसको हाईलाइट बहुत अच्छे से करना है। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, तो हमने भी बात करी थी हमारी स्मृति की, हमारा स्मृति, ध्यान, ठीक है, ध्यान के बाद हमारी धारणा। तो इन तीनों को ही हमें मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में आज के परिप्रेक्ष्य से इन तीनों पॉइंट के ऊपर ही प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं और किए जाते हैं, और हमें भी इन तीनों पॉइंट्स को ही आगे पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। साथ ही विकासवादी दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, जिसके आधार पर आक्रामकता, ठीक है, और लगाव जैसे कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं। देखिए आक्रामकता क्या होती है और लगाव इस टॉपिक में, मनोविज्ञान में किससे क्या रिलेटेड है, तो देखो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लगाव, जब
हम लोग सभी मनुष्य मतलब किसी न किसी चीज के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम बहुत जल्दी उसके प्रति अट्रैक्ट होके उसको अपना लगाव मतलब लगाव से हम लगा बैठते हैं, ठीक है। और आक्रामकता क्या, हम छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम हाइपर हो जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों को ही हम विकसितवादी दृष्टिकोण के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, ठीक है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान क्या होता है। देखिए, बहुत सारे व्यवहारों में नियमता देखी जाती है, भिन्नताएं देखी जाती है, जिन्हें बुनियादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझा या नहीं सिद्धांत समझा नहीं सकते या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसलिए एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान व्यक्तियों और समुदायों पर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण के संबंध में ध्यान केंद्रित करता है। तो वही सेम बात हो गई सोशल मतलब सामाजिक विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक बिहेवियर को दर्शाता है, ठीक है। हमारे समुदायों में और हमारे इंडिविजुअल, हमारे आसपास के व्यक्तियों के बीच, हमारे समुदायों के बीच, तो उनका जो अध्ययन होता है समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर, तो उन सारी चीजों को हम इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान का विकास, अगला टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ। तो विकास की जब हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास की हम बात करें तो 1879, आपको ये वर्ड याद रखना है। हो सकता है इससे रिलेटेड एग्जाम में एमसीक्यूज में क्वेश्चंस दे दे कि आधुनिक मनोविज्ञान का विकास कब हुआ था, तो आपको बताना है आधुनिक मनोविज्ञान का विकास 1879 में, ठीक है, शुरू हुआ था, जब विल्हेम वुडेंट, ठीक है, इनको भी याद रखना है आपको, विल्हेम वुडेंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में पहली प्रयोगशाला खोली थी, ठीक है। उस समय मन की संरचना का अध्ययन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। जब विषयों को अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों का विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा जाता था, ठीक है। और इस प्रकार इन लोगों को संरचनावादी भी कहा जाता था, ठीक है। तो आधुनिक अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो शुरुआत मैंने आपको बताया, शुरुआत कब हुई थी 1879 में। किसने करी थी, तो ये करी थी विल्हेम वुडेंट ने। कब, जर्मनी के लिप्जिंग प्रयोगशाला में, ठीक है। उस प्रयोगशाला में इन्होंने इसकी पहली बार शुरुआत करी थी। उस समय इन्होंने मन की जो संरचना होती है उसके अध्ययन को उन्होंने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विकसित किया, ठीक है। और उन्होंने अपने विषयों में ये बताया कि जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हमारे मनुष्य की होती है, उनके अनुभवों के विस्तार करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो संरचनावादी एक वर्ड का यूज किया, संरचनावादी, ठीक है। तो संरचनावादी वर्ड भी आपको यूज इसमें करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में इसके बाद जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स। देखो, जितने भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको भी आपको अपनी नोटबुक में हाईलाइट करते करते चलना है साथ साथ। इन्होंने प्रक्रियावादी दृष्टिकोण दिया। ऊपर जो आएंगे, ऊपर की दृष्टिकोण कौन सी थी, तो संरचनावादी ऊपर वाली दृष्टिकोण थी, ठीक है। और दूसरे अगर हम बात करें तो इसमें हमारा प्रक्रियावादी दृष्टिकोण है, जिसमें हमने व्यवहार का अध्ययन किया, ठीक है, और कैसे इसने लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया, ठीक है। प्रकारवादी दृष्टिकोण क्या होती है, जिसमें जो दिया गया था विलियम जेम्स द्वारा, और जिसमें इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम बिहेवियर का अध्ययन कर सकते हैं, व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, और व्यवहार के अध्ययन करते करते हम किस तरीके से लोग जो होते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं बाय बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमारा प्रक्रियावादी दृष्टिकोण था। आगे आते हैं, अब हम थोड़ा जब आगे टॉपिक में आएंगे तो इसके बाद हमारा जॉन डेवी हो जाएंगे, ठीक है। जॉन डेवी ने क्या कहा, इसका उपयोग करते हुए तर्क दिया कि मनुष्य अपने वातावरण के अनुकूल ढलकर प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहता है, यानी कि जो भी वातावरण होता है वो उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मनोविज्ञान की बहुत सारी डिफरेंट धारणाएं निकलकर सामने आती है, बहुत अलग अनेक दृष्टिकोण, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के हमारे सामने निकलकर सामने आते हैं। उसके बाद गेस्टाल्ट ने 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी की शुरुआत में, और इन्होंने अवधारणात्मक के संगठन पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है, अवधारणात्मकता के संगठन पर ध्यान केंद्रित किया, और इन्होंने बताया कि मन के घटकों, ठीक है, मन के
मन के घटकों को देखने के बजाय जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा अवधारणात्मक अनुभव धारणा के घटकों के योग से अधिक होता है। ठीक है, जब ये मतलब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, तो इन्होंने बताया कि आधुनिक जो हमारा मनोविज्ञान है, अगर हम मन के घटकों को देखने की जगह हम अपने मन की मतलब मन से देखने की जगह अगर हम समुदाय के रूप से देखें, समुदाय के नजर से देखें, तो उसका जो मतलब अवधारणात्मक जो घटक है वो बिल्कुल विपरीत हो जाता है, मतलब उसके योग से बिल्कुल अधिक हो जाता है। तो इस बात को उन्होंने बताया। उसके बाद है हमारा जॉन वॉटसन। ठीक है, जॉन वॉटसन ने क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि संरचनावाद को खारिज कर दिया और कहा कि आधुनिक मतलब मनोविज्ञान को उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो देखने योग्य और सत्यापन योग्य है। यहाँ पे देखो, अगर आप पी की बात करोगे ना, तो यहाँ पे पी का मतलब है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ये जो पी है ये हमारा मनोविज्ञान ही है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, तो आपको ये मनोविज्ञान लेके चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में इन्होंने बताया कि संरचनावाद को इन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो देखने योग्य और सत्यापन योग्य है। मतलब ये बताते हैं कि लोगों को उसको देखना चाहिए जो वास्तविक में है, यानी कि कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास मेरे पास डायमंड है, मतलब कोहिनूर का हीरा है, तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे। लेकिन आप कब बिलीव करोगे? जब मैं आपको क्लास में लाके दिखाऊंगा कि ये देखो मेरे पास सच में हीरा है। तो ये बताते हैं कि लोगों को उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तविक में है। ठीक है, वास्तविक में है और देखने योग्य भी है और जो सत्यापन योग्य भी है। ठीक है, इस प्रकार व्यवहारवाद, ठीक है, और इस प्रकार ये क्या लेके आए, ये व्यवहारवाद लेकर आए। ठीक है, व्यवहारवाद आया और उसके बाद स्किनर ने मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसे और विकसित किया गया। ठीक है, और स्किनर, उसके बाद स्किनर आए। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा, इन व्यवहारवाद को इन्होंने और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये अभी हमने बहुत सारी अलग अलग दृष्टिकोण अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के देखे, कुछ और रह जाते हैं तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे फ्रायड ने कहा कि मनोविश्लेषण का आविष्कार किया, मनो की विश्लेषण। ठीक है, उसके बाद कार्ल रोजर्स आए और अब्राहम मास्लो। ठीक है, इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण दिया। ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण जिसमें इन्होंने बताया कि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा और उनकी आंतरिक क्षमता को विकसित करने और प्रकट करने के उनके प्राकृतिक प्रयास पर जोर देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने पूरा बिल्कुल बता दिया कि मनुष्य को स्वतंत्र कर दो और उनकी जो आंतरिक क्षमता है उनको विकसित करके वो जो भी जैसा भी कहते हैं उस चीजों पर बल देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम भारत में मनोविज्ञान का विकास। ठीक है, अब भारत में किस तरीके से मनोविज्ञान का विकास हुआ, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो इधर आप जैसे कि देखोगे थोड़ी हेल्थ इश्यू है तो इसलिए आपको थोड़ा मेंटेन करना है। ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला देखेंगे तो प्रथम प्रयोगशाला यानी कि कलकत्ता में 1915 में की गई, भारत के अंदर। ठीक है, भारत में। उसके बाद प्रोफेसर जी बॉस, ठीक है, इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया, तो भारत में मनोविज्ञान के आरंभिक 1992 में विकास को प्रभावित किया। उसके बाद हमारे आते हैं दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस 1986। ठीक है, तो भारत में मनोविज्ञान का विकास कुछ इस तरीके से रहा है। प्रथम प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो प्रथम प्रयोगशाला 1915 कलकत्ता में, फिर प्रोफेसर जी बोस आते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक आई, जो पुस्तक का नाम क्या था, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, 1986 की पुस्तक। उसके बाद हम आगे आएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाएं। ठीक है, अब कुछ रोचक घटनाएं भी घटी, किस तरीके की घटनाएं, तो उसको हम देख लेते। जैसे देखोगे 1879 में कौन सी घटना, तो विल्हम वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया। अब स्टार्टिंग से हम क्या कर रहे हैं, अब स्टार्टिंग से सारी पॉइंटों को जानने वाले हैं। ठीक है, तो 1879 में मैंने आपको बताया था इन्होंने क्या किया था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जर्मनी में क्या किया था, पहले प्रयोगशाला का विकास किया था। 1890 में फिर विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित करी, ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी।
उसके बाद 1900 में, ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। देन 1905 में हमारा बीने एवं साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। बुद्धि परीक्षण का विकास इन्होंने 1905 में किया। उसके बाद हमारा 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का उदय किया गया, ठीक है, इनके द्वारा उदय हुआ। देन हमारा 1924 में जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत यानी कि व्यवहारवाद पुस्तक को परिभाषित किया। देन हमारा 1951 में, ठीक है, 1951 में मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रीय चिकित्सा परीक्षा मतलब प्रकाशित करी। उसके बाद 1954 की अगर हम जब बात करें तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ठीक है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी किया। ठीक है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। उसके बाद 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई, एक मनोविज्ञान शाला बनाया गया 1954 में। 1955 में क्या किया गया, बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंसेस की स्थापना की गई। देन 1989 में नेशनल साइकोलॉजी NADP, ठीक है, NADP इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है, नेशनल साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना NADP की गई 1989 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे मनोविज्ञान की शाखाओं की, ठीक है, मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में हम संज्ञानात्मक चीजों को पढ़ते हैं, चीजों का अध्ययन होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में हम विकास से संबंधित मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से विकास किया जाना चाहिए। सामाजिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो हम समाज से संबंधित सभी चीजों का हम इसमें मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैविक मनोविज्ञान आता है, उसके बाद है अंतः सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान, ठीक है, सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान, जिसमें हम सांस्कृतिक जो कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स को मनोविज्ञान के वे में यानी कि साइकोलॉजी के वे में समझने का कोशिश करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है हमारा औद्योगिक, फिर संगठनात्मक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान आता है जिसमें हम शैक्षिक तरीकों से हम मनोविज्ञान के अध्ययन के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। क्रीड़ा मनोविज्ञान यानी कि खेल कूद से संबंधित मनोविज्ञान की बात होती है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान, तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी मनोविज्ञान से संबंधित उसके अध्ययन के विषय होते हैं हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, उसके बाद स्वास्थ्य मनोविज्ञान। तो ये हमारी मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं थी, जो आप बोल सकते हो इसको ब्रांचेस बोल सकते हो, इसके पार्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। ये कुछ शाखाएं थी जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे अगर हम आते हैं तो आगे हम जानेंगे कार्यरत मनोविज्ञान क्या होता है। कार्यरत मनोविज्ञान क्या होता है, तो इसमें हम पहला बात करेंगे नैदानिक मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसमें व्यवहारिक समस्याओं वाले रोगियों की सहायता करने की विशेषता रखते हैं। वे अनेक मानसिक व्यक्तिक्रमों, दृष्टि, चिंता, भय, कार्यस्थल के दबावों के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं। यानी कि नैदानिक की हम जब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक की, तो इसमें हम ऐसे रोगों मतलब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहीं ना कहीं व्यवहारिक समस्याओं से परेशान है, व्यवहारिक समस्या यानी कि बिहेवियर प्रॉब्लम से वो लोग उसके मतलब रिलेटेड है, उससे संबंधित है और उसको किस तरीके से उपचार देना चाहिए, तो ये हम नैदानिक मनोविज्ञान के अंदर समझते हैं। दूसरा आता है हमारा उपबोधन मनोवैज्ञानिक, है ना। उपबोधन मनोवैज्ञानिक में हम क्या देखते हैं, तो उपबोधन मनोवैज्ञानिक में हम देखते हैं अभिप्रेरणात्मक एवं सर्वेगात्मक वाले व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये जो उपबोधन मनोवैज्ञानिक होता है इसमें हम जानेंगे कि अभिप्रेरणात्मक वाले लोग और सर्वगात्मक जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर ये लोग कार्य करते हैं। तीसरा आता है हमारा सामुदायिक मनोवैज्ञानिक। सामुदायिक मनोवैज्ञानिक में हम क्या देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं, देखो सामुदायिक में हम देखते हैं प्राय सामुदायिक मानसिक, ठीक है, सामुदायिक मानसिक
स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक विद्यालय मनोवैज्ञानिक के रूप में। तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक के रूप में क्या होता है, तो जिसमें हम शैक्षणिक व्यवस्था में कार्य करते हैं तथा उनकी भूमिका उनके प्रतिरक्षण स्तर के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि जो उनके जो रोल होते हैं वो मतलब चेंज होती रहती है। ठीक है, प्रशिक्षण के अनुसार उनके जो रोल होते हैं वो कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं। संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक में क्या होता है, तो इसमें हम जानते हैं कि संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका निर्वाह में आने वाली समस्याओं के समझने में अपनी महत्वपूर्ण सहायता को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कार्यरत मनोवैज्ञानिक में 5 पार्ट, 5 टॉपिक को हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मनोवैज्ञानिक चैप्टर नंबर 11th क्लास के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th का मनोविज्ञान क्या है, ठीक है, ये हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, जिसमें हमने अभी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें हमने बात करी थी मनोविज्ञान की उत्पत्ति की। ठीक है, किस तरीके से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, हमने पहले इस टॉपिक को कवर अप किया। उसके बाद हमने जाना मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। देन हमने मनोविज्ञान के विकास को भी जाना कि किस तरीके से हमने मनोविज्ञान का विकास किया है। उसके बाद हमने भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसको हमने जाना, जिसमें प्रथम प्रयोगशाला 1915 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाएं को भी जाना। देन हमने मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद हमने कार्यरत मनोवैज्ञानिक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा। तो ये था आज का हमारा वीडियो क्लास 11 साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको ये फ्री में भी डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और अगर आप चाहते हो कि साइकोलॉजी की तैयारी आपकी और अच्छे वे में हो जाए तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। शेयर करने के साथ साथ लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करिए। ठीक है।